हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें रिफॉर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे, स्पेशली इसके स्ट्रक्चर में और इसके प्रोसेसेस में जो रिफॉर्म्स की बात कही जाती है उसको हम डिस्कस करेंगे कि किन किन चीज़ों पर रिफॉर्म होना चाहिए, रिफॉर्म के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, उस चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियोज़ को आप जरूर देखें सो दैट आप चैप्टर को अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाएँ। ये वाला टॉपिक जो है आपका चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दे रखा है। तो शुरुआत करते हैं रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। यूथ तो आप सबको पता है कि यूएन कब बना था, आपका 1945 में बना था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, जिसका पर्पज़ था कि पूरी दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी इस्टेब्लिश की जाए। मगर 1945 से बने हुए इसको अब कितने साल हो गए, तो बाद में जब समय गुजरता गया तो एक डिमांड महसूस होने लगी। इवन अभी 2024 में भी अभी भी आप देखो, इंडिया हर साल कहता है और अभी भी कहा है, पिछले 2-3 दिन पहले ही इंडिया ने कहा है कि यूएन में रिफॉर्म होने चाहिए, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। कई बार हम डिमांड कर रहे हैं। तो ये डिमांड ऐसा नहीं है कि अभी क्रिएट हुई है, ये डिमांड यूएन बनने के बाद हर साल मतलब आती रही है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से भारत ने भी कहा है कि भाई अपने को इस यूएन को रिफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज इस यूएन का कोई मतलब नहीं है, जहां पर 5 परमानेंट पावर सारी की सारी पावर को कैप्चर करके बैठी है, जो मन में आ रहा है वही कर रहे हैं और कोई कर ही नहीं रहा है कुछ भी। अंडरस्टूड। आज यूएन में 193 मेंबर्स हैं और पावर सारी किसके पास है? 5 देशों के पास है, जिनको हम P5 नेशंस के नाम से जानते हैं, परमानेंट मेंबर्स के नाम से जानते हैं। तो कह रहे भैया इससे काम नहीं चलेगा, अब आपको यूएन में रिफॉर्म लाने की जरूरत है। तो 1992 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया और अडॉप्ट किया और इस रेजोल्यूशन में 3 कंप्लेंट मतलब यहाँ पे शो की गई थी। 1992 टाइम है 1992 का, यूएन का बना था 1945, मतलब 47 साल बाद, 47 ईयर्स लेटर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूएन। तो ये रेजोल्यूशन आता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए में आता है। यहाँ पे 3 कंप्लेन की गई। कंप्लेन नंबर 1 मतलब इस रेजोल्यूशन में 3 कंप्लेन दिखती हैं हमें। पहला कि सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिकल रियलिटीज। कि यार 1992 में देश मतलब दुनिया बदल चुकी है। यूएन का बना था 1945 में, लगभग 50 साल होने वाले हैं, मगर आज जो है मतलब ये 1992 की बात की जा रही है कि 1992 की जो दुनिया की जो रियलिटी है वो हमें सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं दिखती। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर शुरू से हैं और 1992 में 5 हैं। तो भैया इसको थोड़ा चेंज किया जाए, ये बात कही जा रही है 1992 में। और आज देखो 2024 चल रही है, अभी भी स्टेटस वैसा की वैसा ही है। इसलिए यूएन की क्रेडिबिलिटी जो है ना कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि सब कोई हर देश को पता है कि यार यहाँ पे 5 का दबदबा चलता है, तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पे ना। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या नहीं करती है? वर्ल्ड की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती है। उसमें मतलब कहने का ये कि इसमें थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए। दूसरा, इट्स डिसीजंस रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्ट एंड आर डोमिनेटेड बाई फ्यू पावर्स। यूएन में जो भी डिसीजन लिया जाता है उसमें वेस्टर्न वैल्यूज और वेस्टर्न इंटरेस्ट दिखाई देते हैं। मतलब आपको पता है जो 5 परमानेंट मेंबर है ना, इसमें स्पेशली आपके यूएसए, रशिया, इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेशन ज़्यादा। कुछ ही पावर है जो डिसीजन मेकिंग में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, किसमें? यूनाइटेड नेशंस में। तो यार ये गलत है। दुनिया में यार और भी तो देश हैं भाई, ये 5 ही देश थोड़ी हैं, बाकी देशों का भी तो आप सोचो ना। ये कह रहे जो भी डिसीजन होता है हर डिसीजन में इनका ही मतलब फायदा दिखता है, अपने फायदे के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। जिनको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो वीटो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? अननेसेसरी वीटो का इस्तेमाल करते हैं। तो भैया ये एक दूसरी शिकायत है कि यहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, सब में इन कुछ ही देशों का मतलब दबदबा देखने को मिलता है। इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। और भाई यूएन में इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन की कमी है। आज देखो यार दुनिया में जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका मतलब सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका का एक भी देश यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल का। दूसरी बात, अफ्रीका जिसमें 55 देश हैं, इसका एक भी कंट्री यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है। तो भैया इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये 3 शिकायतें, 3 कंप्लेंट्स रिफ्लेक्ट होती हैं 1992 के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन में। 1 जनवरी 1997, अब बाद में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे उस समय कोफी अन्नान, ध्यान रखना कोफी अन्नान, इन्होंने एक इंक्वायरी इनिशिएट की कि कैसे हम यूएन को रिफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर एक क्राइटेरिया प्रपोज किया गया कि यार परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं। क्राइटेरिया मतलब ये कंडीशंस होनी चाहिए आपको, अगर यूएन का परमानेंट मेंबर बनना है तो ये चीज़ें
सजेस्ट की गई थी कि एक नया मेंबर जो ऐड होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसको क्या क्या होना चाहिए। नंबर एक मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, एक मेजर मिलिट्री पावर होना चाहिए, यूएन के बजट में खूब सारा पैसा देने वाला होना चाहिए, पॉपुलेशन का साइज बड़ा होना चाहिए, एक ऐसा देश जो डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करे ऐसा देश होना चाहिए, साथ ही साथ में एक ऐसा देश होना चाहिए जो वर्ल्ड की डाइवर्सिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम, कल्चर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करे, ऐसा देश होना चाहिए। ऐसा देश होगा तो उसको बना देते हैं। तो आज की डेट में अपने प्यारे भारत की बात करें तो भारत में सारी चीज़ अवेलेबल है यार, बनाओ ना इसको, है ना। तो यहाँ पर वही दिक्कत है, खैर, है ना। तो 1997 में जनरल कोफी अन्नान इंक्वायरी इनिशिएट की कि यूएन को कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया ये हो गए, ये कंडीशन सजेस्ट की कि ऐसे ऐसे हम मतलब नए मेंबर को ऐड कर सकते हैं। अब इन्होंने दे तो दिया कि भैया ये क्राइटेरिया की मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, मेजर मिलिट्री पावर होना चाहिए, एक यूएन में बजट देने वाला होना चाहिए, पॉपुलेशन का साइज बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि इन्होंने क्राइटेरिया तो बता दिए मगर इस क्राइटेरिया में कुछ चीज़ें बताई नहीं। जैसे अगर बात करें इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर की बात करें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कितनी ज़्यादा इकोनॉमी होनी चाहिए, कोई कंडीशन तो बताओ कि भाई इतनी होनी चाहिए उसकी जीडीपी। भाई इकोनॉमी को कैसे मेजर करते हैं, जीडीपी के हिसाब से। मिलिट्री पावर बताओ, मिलिट्री पावर में क्या जानना चाहते हो आप, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ जानना चाहते हो कि वहाँ पे कितने आर्मी में कितने लोग हैं, नेवी में कितने लोग हैं, एयरफोर्स में कितने लोग हैं। क्या इन्होंने कुछ बताया नहीं कि इकोनॉमिक पावर कितना बड़ा इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर एक कंट्री को होना चाहिए ताकि उसको सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाए। तो कह तो दिया कि भैया एक बड़ी मिलिट्री पावर होनी चाहिए मगर कितनी, क्वेश्चन यहाँ पर लग जाता है, कितनी बड़ी मिलिट्री पावर, कितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए। आज यार इंडिया दुनिया का 5th लार्जेस्ट कंट्री है जीडीपी के मामले में ना। इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट कंट्री है। P5 नेशंस में भी मतलब कई देश ऐसे हैं जो इतना बढ़िया जीडीपी नहीं है उनकी। तो यार बनाओ ना, मैं फिर क्यों नहीं बना रहे हो। दूसरा, यूएन बजट कंट्रीब्यूशन, ये करें कि यूएन में एक बजट देने वाला कंट्री हो तो ये करें कितना बजट दें बताओ। चलो इतना बजट दें तो आप मेंबर बन जाओगे, वो तो बताओ। ये बुक में लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन सा कंट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो यूएन में 2019 के डेटा तक अगर देखें तो यूएसए का सबसे ज़्यादा बजट है, 22% मतलब पैसा देता है बजट में, ठीक है। अपने प्यारे भारत की बात करें तो बहुत नीचे आ जाता है, 0.8, है ना। बाकी ये सारे कंट्री का बजट दे रखा है। तो कह रहे यार कितना बजट का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, यूएन में कितना बजट दें कि हम मतलब सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाए। बिग नेशन, अब कह रहे हैं यार बिग नेशन मतलब क्या, कितना बड़ा देश। क्या पॉपुलेशन एक अपने आप में क्राइटेरिया है, ये बताएगी कि देश कितना बड़ा है। वाज ए बिग पॉपुलेशन एज एन एसेट और लायबिलिटी फॉर ए कंट्री ट्राइंग टू प्ले ए बिगर रोल इन द वर्ल्ड। तो कह रहे हैं भैया ये जो बड़ा देश जो होगा तो ये असेट होगा या लायबिलिटी होगी। भाई सिंपल सी बात है, किस रूप में चाह रहे हो आप बड़ा देश, ये भी तो बताओ ना आप। रेस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, ये करें ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी का रेस्पेक्ट करने वाला कंट्री होना चाहिए। अगर उसको क्या बनना है, परमानेंट मेंबर बनना है, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। अब यार चाइना देख लो यार, चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। ये चाइना में जिनजियांग प्रोविंस है, वहाँ पे उइगुर मुस्लिम्स हैं। उइगुर मुस्लिम्स को ये प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। वायलेशन खुद कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे देश में थोड़ी दिक्कत हो जाए तो दिक्कत है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया देश कैसा होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी का रेस्पेक्ट करने वाला कंट्री होना चाहिए, तभी वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनेगा। अगला है रिप्रेजेंटेशन। अब ये कह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन का मैटर कैसे सॉल्व करें, बताओ तो सही ना। कि मतलब ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, नॉर्थ अमेरिका से कितने आएंगे, साउथ अमेरिका से कितने आएंगे, अफ्रीका से कितने आएंगे, एशिया से कितने आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से कितने आएंगे और यूरोप से कितने आएंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन का मामला अभी तक सुलझा ही नहीं है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन तुम्हारे हिसाब से ये है कि एशिया से एक मेंबर हो, अफ्रीका से एक मेंबर हो, लैटिन अमेरिका से एक मेंबर हो, कैरेबियन आइलैंड से एक मेंबर हो, ये इसका मतलब ये है क्या, ठीक है। तो ये भी अभी क्लियर नहीं है कि तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन का, इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। देखो तुम खुद यूएन का परमानेंट जो यूएनएससी जो परमानेंट मेंबर है उन्हीं को देख लो। इसमें फ्रांस, मतलब यूरोप में से 2-3 देश हैं आपके, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, यूके हो गया, 3 देशों अकेले यूके से दे रखे हैं, जबकि अफ्रीका से एक भी मेंबर नहीं ले रखा है। तो रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है, यहाँ यूएन तो बन गया, देखो रियलिटी अगर मैं बताऊँ तो उसको बनने के बाद ये देश जो है ना 5 परमानेंट मेंबर नहीं चाहते कि नया कोई मेंबर इसमें इंक्लूड हो, ये चाहते हैं कि इस पावर को हम ही इंजॉय करें और किसी के पास पावर ना हो, ठीक है। तो इस वजह से आने वाले समय में आप देख लेना यूएन की जो क्रेडिबिलिटी है, इसकी विश्वसनीयता क्या हो जाएगी, कम। और भारत ने कई बार बोला भी है कि ये एक बस टॉकिंग शॉप बन के रह जाएगा, लोग यहाँ जाएंगे, समोसा खाएंगे, चाय पीएंगे, बात करेंगे और आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आ जाता है, कितना रिप्रेजेंटेशन बताओ तो सही ना। अगला है वीटो पावर।
कुछ कंट्री कहते हैं कि 5 परमानेंट मेंबर जो है ना, 5 परमानेंट मेंबर जो हैं इनके पास जो वीटो पावर है इसको खत्म कर देना चाहिए, अबॉलिश कर देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये जो वीटो पावर है ना ये डेमोक्रेसी और सॉवरेन इक्वलिटी के खिलाफ है। मतलब वीटो का मतलब क्या होता है, मना कर देना। कोई भी प्रपोजल आया और किसी P5 नेशन ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और उसको मना कर दिया, यूँ करिए यार ये सही नहीं है, इसका मतलब कोई लॉजिक हमें लगता नहीं है, तो ये वीटो वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाना चाहिए, खत्म होना चाहिए। तो ये है कुछ प्रॉब्लमेटिक क्राइटेरियाज, है ना। यहाँ पर जैसे कोफी अन्नान ने सजेस्ट तो कर दिया था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, मगर हर क्राइटेरिया में आपको देखने को मिलेगा एक समस्या यहाँ पर निकल के आ रही है, ठीक है। ये चीज़ अभी सॉल्व नहीं हुई है, जब तक ये सॉल्व नहीं होगी तब तक बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, आपको पता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के 6 ऑर्गन है, उस ऑर्गन में से सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है ना वो है आपका सिक्योरिटी काउंसिल, सबसे ज़्यादा पावरफुल, इसको हम कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है ये ना। तो सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें 5 तो परमानेंट मेंबर है, जिसमें मैंने अभी बताया था फ्रांस, ब्रिटेन, USA, रशिया, चाइना, ये 5 तो परमानेंट मेंबर है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो हर मतलब 2 साल के बाद नए नए मेंबर यहाँ पे इंक्लूड कर लिए जाते हैं। अब 5 जो परमानेंट मेंबर हैं इनको क्या क्या प्रिविलेज दिए गए। प्रिविलेज का मतलब इनके पास क्या स्पेशल पावर्स हैं जो बाकी के पास नहीं है। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, है ना। तो इन 5 परमानेंट मेंबर्स को UN चार्टर ने कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दे रखे हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता UN बना था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन 5 देशों को दे दी स्पेशल जिम्मेदारी कि तुमको हम देते हैं विशेष पावर। क्या विशेष पावर देते हैं? नंबर 1 तो परमानेंसी, कि आप परमानेंट रहोगे। देख लो आज 1945 से 2024 चल रहा है, ये 5 देश आज भी परमानेंट है। प्लस दूसरी स्पेशल पावर क्या दे दी? वीटो पावर, कि आपके पास वीटो पावर होगी जो बाकी के पास नहीं होगी। तो 2 चीज़ इनके पास स्पेशल हैं। किसके पास स्पेशल है 2 चीज़? 5 परमानेंट मेंबर्स के पास। नंबर 1 तो परमानेंसी है कि तुमको कोई हटा नहीं सकता, दूसरा तुम्हारे पास क्या रहेगी? वीटो पावर रहेगी। ये स्पेशल प्रिविलेजेज है परमानेंट मेंबर्स के पास। नॉन परमानेंट मेंबर की बात करें तो ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं एक बार में। लगातार किसी कंट्री को लगातार नहीं चुन सकते 2 बार, है ना, ये भी एक ध्यान रखना। बाद में चुन सकते हैं मगर लगातार किसी को इलेक्ट नहीं कर सकते कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए। नॉन परमानेंट मेंबर इस प्रकार से बनाए जाते हैं ताकि ये सभी कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकें। सभी कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है? अब ऐसा ना हो कि कोई कॉन्टिनेंट छूट जाए। इन्होंने परमानेंट वाले सिस्टम में तो छोड़ दिया, मगर ये नॉन परमानेंट मेंबर्स में मतलब चाह रहे हैं कि हर कॉन्टिनेंट से मतलब लोग आ जाएं, है ना। प्लस नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर नहीं होती, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने कंट्री? 15 कंट्री हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। अब इसमें एक्चुअली किताब में तो नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। 10 जो मेंबर चुने जाते हैं ना नॉन परमानेंट, इसमें से 2 तो एशिया से होते हैं, 3 अफ्रीका से होते हैं, 2 लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्री से होते हैं, 1 ईस्टर्न यूरोप से और 2 होते हैं वेस्टर्न यूरोप और बाकी कंट्रियों से। ऐसे करके टोटल 15 मेंबर यहाँ पे हैं। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वीटो पावर। अभी मैंने बताया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर हैं 15। टोटल मेंबर कितने? 15। 10 तो हैं नॉन परमानेंट मेंबर और 5 हैं आपके परमानेंट मेंबर। तो इन 5 परमानेंट मेंबर के पास स्पेशल पावर है जिसको हम बोलते हैं वीटो पावर। ये चाहे तो किसी भी प्रपोजल को ब्लॉक कर सकते हैं, किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए। वीटो का सिंपल सी मतलब है मना करना, किसी चीज़ को रोक देना कि नहीं, ठीक है। अब वीटो पावर की बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता है कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उसमें वोटिंग होती है। क्या होती है? वोटिंग होती है और हर मेंबर को 1 वोट दी गई है। कितनी दी गई है? 1 वोट दी गई है। परमानेंट मेंबर चाहें तो इस वोट को नेगेटिव मैनर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डिसीजन अगर मतलब लिया जा रहा है यहाँ पे और नेगेटिव वोट जो होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? वीटो बोलते हैं। और ये क्या कर सकते हैं? किसी भी डिसीजन को स्टॉल कर सकती है। स्टॉल का मतलब है रोक सकती है, ठीक है। तो परमानेंट मेंबर्स कैन वीटो इन नेगेटिव मैनर सो दैट इवन इफ ऑल अदर परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स वोट फॉर ए पर्टिकुलर डिसीजन, एनी परमानेंट मेंबर्स नेगेटिव वोट कैन स्टॉल डिसीजन। मतलब क्या करें पता है? टोटल 15 मेंबर हैं, सबके पास 1 वोट दी गई है, मगर परमानेंट मेंबर्स के पास जो वीटो पावर है ना, तो सोचो एक तरफ 14 कंट्रीज, एक तरफ अकेला कंट्री। अगर 14 कंट्रीज कोई प्रपोजल लेके आए, एक कंट्री ने भी मना कर दिया कि नहीं हम इससे सहमत नहीं है, तो वो डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं होगा। ये है वीटो पावर की ताकत कि जैसे 5 परमानेंट मेंबर में 4 एक तरफ है और 1 एक तरफ है। एक ने मना कर दिया तो मना ही माना जाएगा, फिर वो डिसीजन आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है किसकी? वीटो पावर की। इसमें बेटर ये होता है मेजोरिटी वाला सिस्टम होता है कि 5 में से मेजोरिटी वाला जो सिस्टम होगा उससे चलेगा, तो थोड़ी आसानी रहती है यहाँ पे ना। डिमांड्स फॉर द रिफॉर्म इन वीटो
सिस्टम। अब यहाँ पे एक डिमांड भी की जा रही है कि यार वीटो सिस्टम में सुधार कर देना चाहिए। कुछ लोग तो कह रहे हैं वीटो सिस्टम को यार अबॉलिश कर दो, खत्म कर दो या मॉडिफाई करो, मतलब प्रेजेंट वाला वीटो वाला सिस्टम जो है सही नहीं है। देयर इज ऑल्सो रियलाइजेशन दैट परमानेंट मेंबर्स आर अनलाइकली टू एग्री टू सच रिफॉर्म। और यह भी लोगों को लगता है कि यार जो 5 परमानेंट मेंबर है ना, वो कभी नहीं चाहेंगे कि वीटो सिस्टम में रिफॉर्म किए जाएं। और कहते हैं कि आज की डेट में वर्ल्ड जो है ना अभी इतना तैयार नहीं है कि ऐसे रेडिकल स्टेप हम उठा सकें। मतलब यार क्या मतलब जवाब दिया जा रहा है, कह रहे दुनिया अभी तैयार नहीं है कि किसी नए कंट्री को इसमें ऐड किया जाए या वीटो पावर को ख़त्म कर दिया जाए या वीटो सिस्टम में थोड़ा सा चेंज लाया जाए। जो कह रहे हैं बिना वीटो के तो दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। दुनिया अगर मान लो वीटो पावर हटा दी तो जैसे 1945 में दुनिया खतरे में पड़ गई थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया था, तो अगर हमने वीटो पावर को हटा दिया तो भैया दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। और फिर ये जो ग्रेट पावर है इनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा यूनाइटेड नेशंस में, ये फिर इंटरेस्ट खो देंगे और ये फिर जिसको मन में आएगा उसको खुश करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये करें बिना वीटो पावर्स के ग्रेट पावर भी इस बॉडी में जुड़ेंगी नहीं, और जब ग्रेट पावर इस बॉडी में नहीं जुड़ेंगी यूनाइटेड नेशंस में तो ये बॉडी बन जाएगी इनइफेक्टिव, इसलिए वीटो रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।